देखिए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में आपने इक्वेशन को सीखा सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स। अब मान लिया उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पी की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टेक्निकल है, एक्स की वैल्यू निकालना टेक्निकल है, वाई आसानी से अगर निकल रहा है तो क्या करेंगे? तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी कि वाई जो होगा ना, इसका वर्किंग रूल देखिए क्या होता है। वर्किंग रूल, अगर सॉल्युबल फॉर वाई है तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? वर्किंग रूल क्या होता है? देखिए, पहले तो y की वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में आएगा? p के टर्म में आएगा और x के टर्म में आएगा। पहली चीज समझिएगा, यानी y इज द फंक्शन ऑफ p एंड x। ठीक है, इसके बाद इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में, यानी ये इक्वेशन बन गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। लेकिन ये भाई साहब तो दो के फंक्शन है, तो पहले ये हो जाएगा डेवर एफ अपान डेवर एक्स के रेस्पेक्ट में है ही है, और प्लस डेवर एफ अपान डेवर पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका हो गया। ये क्या डिवाइड एक्स क्या होता है? पी होता है ना, तो डिवाइड एक्स तो पी हो गया। ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अब सिंपल सी बात है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स का फंक्शन रहा होगा, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पी का फंक्शन रहा होगा। यानी यहाँ पर जो बनेगा इक्वेशन, वो कुछ फंक्शन होगा एक्स का, फंक्शन होगा पी का, और फंक्शन होगा डी पी बाई डी एक्स का। ठीक है, ये ऐसा इक्वेशन आएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जिस मेथड से भी वहाँ पर हो, वेरिएबल सेपरेबल लग जाए, जो भी लग जाए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x आएगा और p आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर ऐसा मिल जाए कि p की वैल्यू हम क्या करेंगे? x के टर्म में निकालेंगे और उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ से p निकाल लेंगे x के टर्म में, जो भी निकले, वो निकल पाती नहीं निकल पाती वो बात की बात है। यहाँ से p निकाल उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, वो आपकी हेडेक है। अब यहाँ रखने के बाद में आपका p यहाँ से गायब हो जाएगा? नहीं गायब हो जाएगा। तो आपने p को उठा के यहाँ रख दिया तो p क्या हो गया? गायब हो गया ना भाई। इसमें p है, x है, यानी p का फंक्शन है, x का फंक्शन है। जब p को गायब करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम x में आ जाएगा ना। अब यहाँ रख देंगे तो यहाँ से p गायब हो जाएगा, तो y इज द फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया। ठीक है, एक ये तरीका होता है। दूसरा, जैसे कि सॉल्युबल फॉर x में आप कर रहे थे कि मान लीजिए यहाँ से p निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि y किसके टर्म में आ जाए? p के टर्म में आ जाए, और x किसके टर्म में आ जाए? p के टर्म में आ जाए। यानी y इज द फंक्शन ऑफ p एंड x इज द फंक्शन ऑफ p, और ये दोनों मिल करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है भाई, देखिए, अब y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी आप कहेंगे y x का रिश्तेदार है। अब यहाँ पर y किसका रिश्तेदार है? p का। x किसका है? p का। जब y भी p का है और x भी p का है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी तो p के हैं। जैसे आपने कहा कि भाई बड़े धार्मिक हैं लेकिन दूर से के रिश्तेदार हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो है उनकी। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों रिश्तेदार हो गए ना। तो ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन बनता है। इसको क्या कहते हैं हम? पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो तरीका समझ में आया? लेकिन ये तरीका समझ में आने का मतलब क्वेश्चन लग जाएगा। बोले नहीं, वो तो तरीका समझ में आया, केवल समझ में क्या आया? तरीका उतार लिया हमने। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, तब बात करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पी गायब होगा, एक होगा जिसमें पी गायब नहीं होगा। नहीं, वो तो तरीका तो सबका एक ही होगा ना, प्रोसेस तो एक ही, थोड़ा चेंज होगा ना। देखिए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि p का मतलब क्या होता है? डी आर डी एक्स। p का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। एग्जाम में लिख कर क्या आएगा? p क्या होता है, और नहीं p क्या होता है तो मालूम बताएंगे वो ना, या लिख देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो अंडरस्टूड हो जाएगा। और चूंकि यहाँ p स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर भी है, तो यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हायर ऑर्डर का है। जब भी लीनियर और हायर ऑर्डर का हुआ तो हमारे पास अभी तक के तीन मेथड हैं। सॉल्युबल फॉर p है, सॉल्युबल फॉर x है, और अब होने जा रहा सॉल्युबल फॉर y। चूंकि यहाँ से p की वैल्यू निकालने में दिक्कत ये आ रही है कि एक तो p की वैल्यू x और y दोनों के टर्म में आएगा, चलो कोई बात नहीं, और p रूट में निकलेगा, दिक्कत ये करेगा। ठीक है, यानी प्योरली p के टर्म में इसको कन्वर्ट करना संभव नहीं है, पहली बात।
यहाँ से x निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ x से x पावर 4 है, दिक्कत करेगा। y अकेला निकले हुआ है, तो यानी सॉल्युबल फॉर y हो गया। अब क्या करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, सावधान यहाँ पर दो फंक्शन है, p का मतलब डिवाइड x होता है, तो एक तरीके से देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन p और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x और p का क्या होगा dp बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये माइनस इसके साथ केवल था। यहाँ दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x पावर 4 और p स्क्वायर का 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। क्यों लिखा गया मालूम है ना, एक्चुअली में आप d बाई डी एक्स करना चाहते हैं p स्क्वायर का, सिंगल p होता तो उसको dp बाई डी एक्स लिख देते, चूंकि p स्क्वायर है, p का फंक्शन है, तो ये p का फंक्शन है, इसलिए किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए था, p के रेस्पेक्ट में होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर dp से डिवाइड कर देंगे मान लो, और dp से मल्टीप्लाई कर देंगे, और dx को कहेंगे चाचा थोड़ा खिसक जाओ, तो अब ये p के रेस्पेक्ट में हो गया, तो इसका 2p हो जाएगा, और साथ में dp बाई डी एक्स लिखेंगे। ये हम शो नहीं कर सकते हैं, करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। पर जैसे होता है जब घर से जो बाहर निकलते हैं वह लोग गेटअप बनाते हैं, शो करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसको बूढ़े हो जाते हैं कहा जाता है, तब वो गेटअप, ठीक है, कहना पापा बाल नहीं खींचे हैं, ठीक है लो खींच लिए, ठीक कहना हाँ ठीक, उन्हें मालूम कोई देखेगा वेखेगा है नहीं, ठीक है, खैर उससे मतलब नहीं है। प्लस p स्क्वायर और 4 इसका हो जाएगा 4x क्यूब, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हुई, आपकी जिम्मेदारी है। ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज p इज इक्वल टू, उसको खोलो, माइनस का p माइनस का x dp बाई डी एक्स प्लस का 2p x की पावर 4 dp बाई डी एक्स प्लस का 4x क्यूब p स्क्वायर। इन सबको ऐसा करिए, एक तरफ शिफ्ट कर देते, कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो रही है नहीं हो रही है, अरे वाह, माइनस p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p एक्स की पावर 4 डी पी बाई डी एक्स, अरे वाह, सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये भाई साहब बन जाएंगे 2p, नहीं बन जाएंगे, ये आएंगे प्लस का x डी पी बाई डी एक्स, ये आएंगे माइनस का 2p एक्स की पावर 4 डी पी बाई डी एक्स, ये आएंगे माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों के पास dp बाई डी एक्स p है, सॉरी इन दोनों के पास में, तो इनको एक साथ लिख दो पहले, बाद में कॉमन वन लेंगे। 2p के साथ किसको लिख देंगे, माइनस का 4x क्यूब p स्क्वायर और प्लस का x dp बाई डी एक्स और माइनस का 2p x की पावर 4 dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन होना है, अभी हम बात नहीं करेंगे, पहले इसमें क्या कॉमन हो रहा है ये देख लेते हैं, या तो पहले देख लो, देखिए प्लस यहाँ से x कॉमन दिख रहा है और dp बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, कोई दिक्कत, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, p बचेगा, x क्यूब बचेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ भी कुछ ऐसा कॉमन लाने की कोशिश करो कि ये भाई साहब बच जाए ब्रैकेट में, देखो इधर, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2p कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 बचेगा, x क्यूब बचेगा, p बचेगा। अब देखो सेम चीज़ आ रही नहीं आ रही है, ये लाने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले वाले जो उसमें हम सॉल्युबल फॉर x कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ऐसा कुछ किया था, ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है, ऊपर रब कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको फैक्टर्स चूंकि कर रहे हो तो उसको कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे भाई 1 माइनस 2x क्यूब p, और यहाँ क्या बचेगा 2p प्लस x dp बाई डी एक्स बराबर 0। जरा सावधान, हमने क्या कहा था, हम चाहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालना। सलूशन बोले तो
y इज द फंक्शन ऑफ x कोई कर्व होता है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो फिर आपको कर्व मिल जाता है। यानी आपको कोशिश ये करनी यहाँ से p को गायब कर देना, तो p यहाँ निकलना चाहिए ना। अब जरा यहाँ लफड़ा जो कि पीछे वाले भी उसमें हमने बताया था, हमारे पास ये अगर फैक्टर 0 कर दें तो यहाँ से p निकल आएगा, और इस p को उठा के यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? देखिए, अगर मैं फर्स्ट फैक्टर लेता हूं, इसका तरीका समझिएगा। अगर हम इफ फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 में करता हूं, यानी कि 1 माइनस 2x³ p को 0 करता हूं, तो p का मान 1/2x³ आ जाएगा। यानी अगर मैं p की वैल्यू यहां रख दूं तो ये y बराबर क्या निकलेगा? -1/2x³ इंटू x प्लस x⁴ इंटू 1/2x³। अब बताओ y x के टर्म में आ गया, तो क्या दिक्कत है? इसको कहा जाता है सिंगुलर सोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? मतलब बोले जो आसानी से मिल रहा है वो नहीं चाहिए हैं, और जिसमें लेथन है वो चाहिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। इट डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मैंने बताया इसलिए कि मान लीजिए कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हो कि वी विल नॉट टेक द फर्स्ट फैक्टर बिकॉज इट विल गिव द सिंगुलर सोल्यूशन, इट इज नॉट हैविंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए कितने? जितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया ना यहाँ पर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सेकेंड ऑर्डर का होता तो इसमें 2 कांस्टेंट होने चाहिए। इसलिए हम इसको कहेंगे इग्नोरिंग दिस फैक्टर। इसको हम क्या करेंगे? इग्नोरिंग दिस फैक्टर डायरेक्ट लिख देंगे। और क्यों इग्नोरिंग? तो बस इग्नोरिंग। क्यों क्या होता है? आई हेट यू। क्यों हेट यू? बस हेट यू। कहा है क्या होता है? कुछ नहीं है। बिकॉज इट विल गिव यू सिंगुलर सोल्यूशन, इट डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो आप लिखेंगे इग्नोरिंग दिस फैक्टर बिकॉज इट विल नॉट गिव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कह सकते हैं, लिख लो चाहे। इग्नोरिंग फर्स्ट फैक्टर, नीचे लिखो इग्नोरिंग फर्स्ट फैक्टर बिकॉज it will not give the arbitrary constant, it will not give the arbitrary constant in the solution of differential equation, in the solution of differential equation। ये रीजन सब में लिख देंगे आप। इसके पहले भी जो क्वेश्चन आपने लगाए सॉल्वेबल फॉर एक्स, वहाँ भी आपने इग्नोर किया है ना, तो वहाँ भी आप रीजन ही लिख दीजिएगा। क्या दिक्कत है? एग्जामिनर पक्का हो जाएगा ना क्यों इग्नोर किया गया। अच्छा, अब इसको इग्नोर किया गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे भाई 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स। चूंकि टीपी ऊपर है तो p वाला रिश्तेदार उधर चले गए, तो इधर x इधर आएगा, तो आएगा dx अपान एक्स बराबर माइनस का 2 को उधर ही ले जाओ, चाहे 2 को इधर लिखा रहने दो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत कर रहा है? न्यूमरेटर में है, क्या दिक्कत कर रहा है? इधर क्या आ जाएगा? डी पी बाई पी, या इधर सबको ले आओ बाद में। इधर से ला रहे हैं कि कांस्टेंट उधर अकेला हो जाएगा डी पी बाई पी, तो ये आ जाएगा आपका 2 डी एक्स बाई एक्स प्लस डी पी बाई पी इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर देंगे। आप कहेंगे उधर क्यों नहीं इंटीग्रेट किया? हम चाहते नहीं कांस्टेंट हमारे साथ रहे। होता नहीं कि कांस्टेंट मतलब बेचारा बड़ा गरीब परिवार का, ऐसा होता नहीं है। वो जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने की ताकत वो रखता है। देखो ध्यान से, इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 2 log x प्लस log p। तो कांस्टेंट को भी हम क्या लिखेंगे? log c, ये हमको आता है। 2 को हटाओ तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस log p इज इक्वल टू log c। इसको लिख सकते हैं log पी एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू log c। जब एंटी लॉग लेंगे
तो पी एक्स स्क्वायर बराबर सी। क्या यहाँ से पी की वैल्यू आसानी से निकल सकती है? पी की वैल्यू क्या निकली है? ये गलत हो रहा है क्या? अरे नहीं हो रहा, होने दीजिए, हो रहा होगा। पी की वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे? क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पी गायब हो जाएगा और वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में निकल आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पुटिंग पी बराबर सी अपान एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू माइनस पी है सी अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर है सी स्क्वायर अपान एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। y इज इक्वल टू माइनस सी अपान एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब आप कहेंगे नया कांस्टेंट क्या जरूरत है, सेम कांस्टेंट है ना, सी तो है यहाँ पर। तो ये तरीका हो गया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को सॉल्व करने का, जब वो सॉल्वेबल फॉर y है। हमने क्या कहा था कि अगर यहाँ से मैं निकाल नहीं पाता x की p की वैल्यू, तब क्या करते? y का टर्म p के टर्म में लिखते और x का टर्म p के टर्म में लिखते। फिर आपको y का टर्म p के टर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ से x को गायब करके p रख दो, यहाँ x को रख दो, हटा दो पूरा। यहाँ से x उठा लो, उठा के यहाँ रख दो, तो पूरा टर्म p में आ जाएगा और x ऑलरेडी p के टर्म में है, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। एक वैसा ही एग्जाम्पल देखते हैं। अब जरा इस एग्जाम्पल की सेहत देखिए। y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर n, ये सॉल्वेबल फॉर p नहीं है क्योंकि p की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते यहाँ पर। सॉल्वेबल फॉर x है, लेकिन x निकाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकल सकती है। लेकिन हम काहे निकालें जब y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और हमारी हेडिंग भी सॉल्वेबल फॉर y है। एग्जाम में अगर आएगा तो अच्छा p x निकालना ज़्यादा आसान दिख रहा है या y निकालना ज़्यादा आसान दिख रहा है? x निकालने में दिक्कत आ रही है कि 2p अपान में आ रहा है, तो हमें आसान लग रहा है कि y के टर्म में ही ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बोलिए? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p, x का 1 प्लस 2x और p का dp बाई डी एक्स प्लस p की पावर n का n, p की पावर n माइनस 1 इंटू dp बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है? p इज इक्वल टू 2p प्लस 2x dp बाई डी एक्स प्लस n, p की पावर n माइनस 1 इंटू dp बाई डी एक्स। इस 2p को इधर ले आओगे तो ये भाई साहब बन जाएंगे माइनस का p, और यहाँ से dp बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो आएगा 2x प्लस n, p की पावर n माइनस 1 इंटू dp बाई डी एक्स। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा नहीं, हमने क्या कहा था, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। हम आपको 5 मिनट का समय देते हैं, आप दिमाग लगाओ, फिर हम आपके पास आते हैं बात करने। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो dp बाई डी एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, ये वेरिएबल और सेपरेबल तो दिख नहीं रहा, जो पीछे हमने पढ़े, होमोजीनियस दिख नहीं रहा है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमने आपको बताया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब आता है तो समझ में नहीं आता कि इसका फॉर्मेट क्या है। आपको याद होगा हमने कहा था अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टर्म में हो तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। याद है? जहां p और q यहां पर क्या थे, p और q क्या थे, ये फंक्शन ऑफ x थे। यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। पहचान क्या है, यहां dy है और y की सिंगल पावर यहां है, दिख रहा? याद है? और यहां पर सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, e की पावर इंटीग्रल p dx, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे तो सोल्यूशन निकलता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करते थे और एक कांस्टेंट प्लस करते थे। अब याद आया? बोले याद तो है। नहीं वो तो छोड़िए, अभी हमने क्या कहा था, उसको उस फॉर्मेट में चेंज करना भी बड़ी कला है ना। ये उल्टा हो गया था, जब dx बाई dy था तो ये px था और यहाँ पर q था और यहाँ पर p और q क्या थे, y के फंक्शन थे। ठीक, तो जब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते थे तो ई टू पावर इंटीग्रल p dy होता था। तो सोल्यूशन निकलता था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल करते थे y के रेस्पेक्ट में एक नया कांस्टेंट आता था। मतलब जब dy बाई dx है तो y की सिंगल पावर है। देखो ध्यान से, यहां पर x की सिंगल पावर है, y की सिंगल पावर है तो dy बाई dx लिखा है, तो x की सिंगल पावर है तो dp बाई dx होगा कि dx बाई dp होना चाहिए, dx बाई dp होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां से हटाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं अकेला। तो हमने कहा इस माइनस पी से तुम हटो और इधर आओ dx बाई dp, और माइनस पी से हमने कहा तुम इधर जाओ, तो बोला ठीक है माइनस 2x अपान पी के आ गया और प्लस एन पी की पावर n माइनस 1 के नीचे माइनस पी आ गया। कोई दिक्कत? अभी हम बना रहे हैं, इसको बनाना पड़ेगा ना। हमने जब इसको पढ़ाया था हमने कहा था ये पहचान में नहीं आता है। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक रिड्यूसिबल टू लीनियर था। अब आप मन में सोच रहे होंगे रिड्यूसिबल पूछ ना बैठे हैं, पता चला बता भी नहीं पाएंगे। खैर अब देखो dx बाई डी है, ऐसा तो dx है। अब x का टर्म इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी पी प्लस 2x अपान पी इज इक्वल टू माइनस एन पी की पावर n माइनस 2। इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दीजिए। अब देखो ध्यान से, ये dx बाई डी है, x की सिंगल पावर है, p आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यहाँ पर है, और p और q भी x का फंक्शन है, तो ये भी x का फंक्शन है जो x के साथ लिखा है। समझ में ही बात नहीं आई? तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट हम करेंगे, पहले यहाँ तक पहुँचिए फिर बात करें। ये चाहे तो आप रफ में अपने लिए नोट कर लीजिए कि ऐसा हम पढ़ चुके हैं। बोले नहीं नहीं ये नोट करने की क्या जरूरत है, ये तो हम आई नो इट, मालूम है। हाँ तो ये नोट करोगे क्या, ये नोट कर लो पहले अलग से, इसे यहाँ नोट कर देना, फिर यहाँ पहुँचिए। आप समझ में हम इसको पहचाना कैसे, हमने पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि ये तो गंजे एपी वाजपेयी थी, बाल वाले कहाँ से गए, अच्छा विग लगाया बेटा, हाँ चुतिया बना रहे हो, तो ऐसा आप सोचेंगे। नोट करिए इसको। तो आप कहेंगे इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर तो ही है, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या होता है, ई टू पावर इंटीग्रल किसका dx होगा, 2p dp, 2 अपान पी dp, ये तो आएगा 2 अपान पी dp dp, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 और इसका होगा log p। ये क्या लिख सकते हैं, e की पावर log p स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बेस क्या है e, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, p स्क्वायर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, आप इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आ रहा है ना, पी स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, वाह। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग। ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर आता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये डायरेक्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, माइनस एन पी की पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p स्क्वायर को p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और एक नया कांस्टेंट c यहाँ पर मर्ज कर देंगे। तो x इंटू ये p स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू माइनस n बाहर कर लो और ये आएगा p की पावर n प्लस 1 dp प्लस c बाहर कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहीं p गड़बड़ा रहा है क्या, अच्छा अच्छा क्या देख रहे हो भाई, ये n माइनस 2 है भाई। बोले हाँ तो लिखो n माइनस 2, n माइनस 2 है तो यहाँ n बचेगा ना केवल,
तो इसका क्या होगा, माइनस का n p की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस c, ये आपका आ गया x इंटू पी स्क्वायर। तो x, अब बताइए यहाँ x p के टर्म में आ रहा नहीं आ रहा है, क्या यहां से p की वैल्यू निकाली जा सकती है इजिली? आप कहेंगे इजिली नहीं, टफली भी नहीं निकाली जा सकती है। निकाली जा सकती है, इतना खतरनाक टाइप का, इसकी देखो खोपड़ी में इसकी टोपी लगाए हैं पी स्क्वायर, ये देखो है? तो गड़बड़ है ना। तो यानी कि एक्स पी का फंक्शन आ गया, यानी हाँ यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर उधर ले जाओ तो माइनस एन अपान एन प्लस वन इंटू पी की पावर एन माइनस वन प्लस सी अपान पी स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। यानी हमने देखा कि यहां पर x इज द फंक्शन ऑफ p आ गया, ठीक है, p एंड c, मतलब p भी है यहां पर और कांस्टेंट भी यहां पर है, ठीक है। तो ये x आ गया, ठीक, पहुंचे यहां तक, पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब आपको y निकालना पड़ेगा। तो y या तो यहां से p को हटाओ और p की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो y x का फंक्शन मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप x को p के फॉर्म में लिखिए और y को, आ रहा ना इसमें कैमरे में आ रहा है, x को p के फॉर्म में लिखिए और y को p के फॉर्म में लिखिए, यहां से x गायब करो। इस इक्वेशन से x उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। बाई इक्वेशन 3, भाई y p के टर्म में होना चाहिए ना केवल, नहीं समझे? तो बाई इक्वेशन 3 पुटिंग x इन इक्वेशन 1, ये पुटिंग लिखा हुआ है, क्या होगा, वी गेट y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का, कहाँ माइनस का, 2p, और x का मान क्या आया है, माइनस n अपान n प्लस वन p की पावर n माइनस वन प्लस c अपान p स्क्वायर और प्लस p की पावर n। इसको अंदर ले जाओ तो माइनस का 2n अपान n प्लस वन इंटू पी की पावर n आएगा, एक पावर कम हो जाएगी ना, और प्लस यहाँ आएगा तो 2c अपान पी आएगा प्लस p की पावर n। अब चाहो तो थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये p की पावर n एक जैसे हैं तो p की पावर n कॉमन ले लोगे तो आएगा माइनस का 2n अपान n प्लस वन प्लस 2c अपान p, तो p की पावर n, यहाँ एलसीएम लोग क्या आएगा, माइनस का 2n प्लस n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस 2c अपान p, तो यह आएगा p की पावर n, यह आएगा 1 माइनस n अपान n प्लस वन प्लस 2c अपान p, यानी y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ p। ये क्वेश्चन नंबर डाल दो इसको 4। नाम बड़ा है, तुम नहीं बड़े हो गए हो, है? छोटे में आधी रोटी खाते थे, अभी आधी एक रोटी एक साथ खा जाते हो, है? तो अब जितना रोटी खाओगे उतना तो काम करना पड़ेगा ना। कुछ गलत कर दिए क्या, पावर पी की कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, नहीं पी की पावर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, चेक कर लीजिएगा, मतलब गलती होने के चांसेस हमसे बहुत होते हैं। 1 मिनट, ये कहाँ चला गया, हाँ ये यहाँ तो गया, 2p को अंदर ले गए तो पावर एक बढ़ जाएगी यार, ठीक है, तो चेक कर लीजिए कहीं गलती अगर हो, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लीजिएगा। तो आप क्या कहेंगे कि बाई इक्वेशन 3 x इज द फंक्शन ऑफ p एंड कांस्टेंट, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, 3 में x इज द फंक्शन ऑफ p एंड कांस्टेंट है और y इज द फंक्शन ऑफ p है। अब आप कहेंगे y में भी तो कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक जगह कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो these two equations साइमल्टेनियसली, एक साथ, TANEOUSLY gives the पैरामेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइटिंग गंदी है, समझ जाना क्या लिखा हुआ है, हमने इसलिए बोल दिया था, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो गया। अब इसके बाद एक मैथमेटिशियन डेवलप होंगे, प्रकट होंगे, मिस्टर क्लैरेट। वो कहेंगे नहीं भैया, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको क्लैरेट्स इक्वेशन कहा जाएगा और मैं ये सोल्यूशन दे रहा हूँ, वो पैसे खिदमत बाद में होगा, ठीक।